नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। शहरों की सड़कों पर और फुटपाथ, शॉपिंग मॉल्स, मंदिर और दरगाह के आसपास आमतौर पर मासूम बच्चे आपको भीख मांगते हुए नजर आते होंगे। कुछ बच्चे पेट पालने की चाहत में भीख मांगते हैं तो फिर कुछ को इस धंधे में जबरन धकेल दिया जाता है। सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद भी आज भी हमें तरक्की करते शहरों और हर सिग्नल और चौराहे पर ऐसे बच्चे जरूर मिल जाएंगे जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे दर्ज हैं जो सड़कों पर भीख मांगकर अपना जीवन चलाते हैं। तो कहने को तो राज्य और केंद्र के महिला बाल विकास विभाग ऐसी दर्जनों योजनाएं चलाता है जो इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन वो तमाम योजनाएं सरकारी फाइलों तक ही सीमित हैं। कभी भी सड़क पर उतरकर प्रशासन इन बच्चों की सुध लेता हुआ नहीं दिखता और शायद यही वजह है कि देश में लगभग हर सिग्नल पर ऐसे बच्चे आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे जिन पर आपको दया तो आएगी लेकिन साथ ही लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर गुस्सा भी आएगा। इस वजह से ये बच्चे दर दर भटक कर भीख मांगने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि बच्चों के भीख मांगने के पीछे आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की इन तमाम योजनाएं इन बच्चों तक आते आते आखिर अपना दम क्यों तोड़ देती हैं? साथ ही सवाल यह भी है कि लचर प्रशासनिक व्यवस्था आखिर इन बच्चों को भीख मांगने से रोक क्यों नहीं पाती है? तो आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने सहयोगी की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी में सिग्नल बंद होने के बाद लगातार भिक्षावृत्ति करते हुए यहाँ पर मासूम बच्चों जो है वो नजर आते हैं। जिस तरह से जो सिग्नल है आप देख सकते हैं तस्वीरें में, जो बच्चे हैं वो किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने परिवार के साथ, घर के लोगों के साथ, सदस्यों के साथ भिक्षावृत्ति करते हुए सिग्नलों के आसपास जो दुकानें रहती है उन दुकानों में पहुंचते हैं और भिक्षावृत्ति करते हुए एक मासूम बच्चा है अपनी मां के साथ यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस तरह से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक छत्तीसगढ़ के लिए एक दर्दनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि बच्चे हैं, देखिए पेन कलम बेचता हुआ भी एक बच्चा नजर आ रहा है लोगों के बीच। मासूम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर भिक्षावृत्ति भी करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मासूम बच्चा अपनी मां के साथ तस्वीरें में देख सकते हैं कि लगातार सिग्नलें बंद होने के बाद, ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के बाद जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति करते हुए नजर आते हैं। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं, शासन ने कई बड़ी योजनाएं जो है इनके लिए संचालित की है और समाज कल्याण विभाग की ओर से कई बार तो बच्चों को यहाँ से उठा के ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चों के परिजन होते हैं वो बच्चों को उठा करके यहाँ पर भिक्षावृत्ति कराते हुए नजर आते हैं। और कई मासूम बच्चे जो हैं वो सिग्नलों पर, दुकानों पर पेन कलम ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है, चाहे वो जयस्तंभ चौक के सिग्नल की बात करूं, चाहे वो घड़ी चौक के सिग्नल की बात करूं या फिर तेलीबांधा सिग्नल की बात करूं, हर एक सिग्नल में इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। तो इसको इंसानों पर या इंसानियत पर तमाचा ही कहेंगे कि इतने सारी योजनाएं होने के बावजूद, लोग इतने जागरूक और पढ़े लिखे होने के बावजूद आज भी हमारे समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, अपना पेट भरता है। भोपाल में आप देख सकते हैं 1100 क्वार्टर का ये इलाका है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसके किनारे पर बैठे हुए ये भिक्षुक, और न सिर्फ बालिग बल्कि बुजुर्ग भी इसमें मौजूद हैं। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो किसी तरह भिक्षा लेकर अपना गुजारा करते हैं, भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इस मंदिर में जो लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वही फल और प्रसाद इन्हें बच्चों को दे देते हैं और बुजुर्गों को दे देते हैं। उनसे ही अपना गुजारा रोज़मर्रा का करते हैं। इनको इंतज़ार रहता है कि कोई आएगा और इनकी भूख मिटाएगा। तमाम योजनाएं सरकार की चलती हैं, लगभग 50 से ज़्यादा योजनाएं इनके रिहैबिलिटेशन और लोगों के उत्थान और विकास के लिए है। लेकिन उस विकास की कड़ी में समाज का ये वर्ग कहाँ खड़ा है, ये सोचने वाली बात है। न सिर्फ 1100 क्वार्टर इलाका बल्कि भोपाल में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुँच पाता है और ना ही इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच पाती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इंसानों से जुड़ा हुआ ये तबका इंसानियत से अछूता क्यों है?
कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो ये सिर्फ रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि भोपाल और रायपुर की हमने आपको दिखाई और यहीं पर यह समस्या है। आप प्रदेश के इन तमाम बड़े शहरों में जाएंगे, वहां पर भी आपको इसी तरह की तस्वीरें दिखेंगी। देश के आप तमाम बड़े शहरों में चले जाइए, रेड लाइट पर आपको इसी तरह से लोग भीख मांगते हुए नजर आएंगे और उसमें भी ज्यादा संख्या आपको दिखेगी कि छोटे छोटे मासूमों की होती है। अब सवाल यह है कि इतनी जो योजनाएं बनती हैं केंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक, वो योजनाएं आखिर कहां चली जाती हैं? क्यों इन मासूमों का जो बचपन है वो इस तरह से बीत रहा है? यह भी सवाल बहुत अहम है। और क्या जो योजनाएं बनती हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं? क्या वो कभी सड़कों से इस तरह से ट्रैवल नहीं करते हैं जब उनको दिखता हो कि किस तरह से जो बचपन है वो अपना दम तोड़ता हुआ इन रेड लाइट पर आपको नजर आता है? और इस तरह के तमाम बच्चे आपके साथ भी दिन भर में रूबरू होते होंगे, लेकिन ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जो योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ का बजट खर्च होता है वो आखिर कहां चला जाता है? महिला बाल विकास के नाम पर आप देखते हैं कि कितना जो खर्च है वो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार की तरफ से होता है, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। अब इनकी स्थिति कैसे बदले, कैसे इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, कैसे इनका बचपन सुनिश्चित हो सके, कैसे इन तक वो तमाम सहूलियत और सुविधाएं पहुंच सकें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस समय देश के सामने है। और इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये स्थितियां बदलती नजर क्यों नहीं आती। तो पेट पालने की चाहत में आप देखिए बचपन कैसे दम तोड़ता है। इसमें मजबूरी भी है इन बच्चों की, चूंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जो कि इसी तरह से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, और तमाम ऐसे भी इसमें आपको मिलेंगे जो कि जबरन इस तरीके से उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ एक सामाजिक बुराई के तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं, और दूसरा यह है प्रशासनिक उदासीनता और या लापरवाही भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कोशिश और दावे बहुत होते हैं लेकिन उसका असर ग्राउंड पर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि बड़े शहरों में आपको ये तस्वीरें बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी, या आप यूं कहें कि जगह जगह आपको इसी तरह से दम तोड़ता हुआ बचपन दिखेगा। अब तमाम योजनाएं या तमाम स्लोगन्स, आज हम इस पर यह चर्चा करेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, और वो जवाबदेह और जिम्मेदार आखिर मौन क्यों हो जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो चलिए आज इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रूपाली जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रूपाली जैन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ यशवंत जैन जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय बाल आयोग के। यशवंत जैन जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कृपाशंकर चौबे जी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के। कृपाशंकर चौबे जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले कृपाशंकर चौबे जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ तो ये तस्वीरें हैं, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग भी दिखा रहे हैं, और रोजाना हम लोग भी दो चार होते हैं इस तरह के बच्चों को हम लोग देखते हैं रेड लाइट के ऊपर इस तरह से भीख मांगते हुए, या फिर उनका जो बचपन है वो दम तोड़ता हुआ दिखता है। असल कारण इसके पीछे का क्या नजर आता है? और अगर इसको हम लोग ये भी माने, चूंकि एक तरीके से आप इसको देखें तो ये अपराध भी है बच्चों से इस तरीके से भीख मंगवाना या फिर इस तरह के कामों में उनको संलिप्त करना, ये कारण इसके पीछे का क्या है और ये तस्वीर बदलती हुई नजर क्यों नहीं आती? आप इसको कैसे देखते हैं? जी, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। ट्रैफिक सिग्नल पे या मंदिर के बाहर या मस्जिदों के बाहर आप जो बच्चे देखते हैं भीख मांगते हुए, शासन की इसकी बहुत सारी योजनाएं, अभी राष्ट्रीय बाल आयोग ने इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। भारत सरकार में जितने भी राज्यों के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के बाहर इन बच्चों के पुनर्वास की योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 जो है, जो कि पूरा का पूरा एक्ट बच्चों के समग्र विकास के लिए ही है, उसका सेक्शन 76 है, वो एक्सक्लूसिवली भीख मांगने वाले बच्चों के लिए ही बनाया गया है कि यदि कोई इन बच्चों से भीख मंगवा रहा है तो वो कानूनी रूप से दंड है, उसमें कड़े सजा का प्रावधान है। तो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो हैं। बात जो आपने बोली कि ऐसी योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़े सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है कि जब भी आप किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं तो जितनी भी इसकी स्टेक होल्डर्स हैं, एजेंसियां जो काम कर रही हैं, हर जिले में बाल कल्याण समितियां हैं, हर जिले में जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सदस्य हैं, चाइल्ड लाइन का एक डेडिकेटेड नंबर इन्हीं बच्चों के लिए दिया गया है। तो इन बच्चों की सूचना दिया जाए। एक बड़ी समस्या कोविड काल में या प्री कोविड काल में जब हमने इन बच्चों पे काम किया था, तो इन बच्चों को रेस्क्यू करके जब हम किसी संस्था में रखते हैं या इनको जब समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं,
तो इनके परिजन, जो कि एक आय का साधन है, बच्चे भीख मांग के जो भी आय होती है, तो उसमें बच्चे के परिवार के लिए वो आय का साधन है, तो वो उससे हटाना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल सही तो बात है जब तक कृपाशंकर जी। देखिए, ये जो तस्वीरें या ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि हम लोग मदद कर दें या फिर हम लोग जाकर के जो भी इसके लिए जो भी कार्रवाई बनती है वो सुनिश्चित करवा दें, लेकिन ये तस्वीरें दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो योजनाएं बन रही हैं या जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो रोके इनको, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रही। नहीं तो इतना आम आप कैसे देख सकते हैं? मतलब आप खुद अभी भोपाल में या रायपुर में आप जाइए, शहर के अंदर देखिए किस तरह से आपको दिखेंगे रेड लाइट के ऊपर इस तरह से बच्चे भीख मांगते हुए या फिर कुछ भी आपसे गुजारिश करते हुए कि हमको पैसे दे दीजिए या हमको खाना है, मुझे भूख लग रही है। ये तस्वीर अगर नहीं बदल रही तो इसका मतलब यह है कि महकमा या प्रशासन या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो सही तरीके से काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कितनों को रेस्क्यू करके हम लोग पहुंचा सकते हैं वहां पे। कृपाशंकर जी, देखिए, इसके लिए हर जिले में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो ड्राइव लेकर के कोविड के बाद थोड़ा ये मुहिम में, अभी ठीक है लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो गया है, अदरवाइज एक पूरी की पूरी मुहिम थी। बाल कल्याण समिति के सदस्य, वो संबंधित जिला के थाने के लोग और चाइल्ड लाइन, एसजेपीयू सारे मिल करके सड़कों पे निकलते थे और ऐसे बच्चों को समझाइश देते थे। भोपाल के अंदर इनफैक्ट इस ड्राइव को लेते हुए हम लोगों ने एक ओथ भी दिलवाई थी सभी लोगों को कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पे कोई बालक दिख रहा है, नीडी है, तो आप उसको पैसा मत दीजिए, उसकी मदद कीजिए। अगर थोड़ी इसमें सामाजिक जागरूकता चाहिए और थोड़ा इन योजनाओं का और बेहतर तरीके से अगर क्रियान्वयन किया जा सके, तो एक जो इतनी बड़ी सामाजिक बुराई है जिसमें कि वे बच्चे जिनको कि सड़क पे नहीं किसी विद्यालय में होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है कृपाशंकर जी, आपने ये बात बताई है। हम लोग लगातार इस पर कोशिश करेंगे कि कम से कम जितने हो सकते हैं उतने बच्चे तो कम से कम स्कूल पहुंचे। यशवंत जैन जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इस बात से मैं सहमत हूं कि देखिए ये सिर्फ हम इस पर डाल दें कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी, तो ऐसा नहीं होगा, सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बड़ी भूमिका प्रशासन की जरूर है इसमें। लेकिन उसके बाद भी अगर हमको ये तस्वीर कोई बहुत ज्यादा बदलती हुई ना दिख रही हो, इक्का दुक्का हमको दिखता है कि कुछ को रेस्क्यू कर लिया या कुछ को आपने स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या हमको दिखती है जो इस तरह से अपना जो बचपन है वो गंवाती हुई नजर आती है। इसके पीछे का बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है यशवंत जी? देखिए आयुष जी, जो माननीय कृपाशंकर जी ने विषय रखा लगभग वही है कि समाज, सरकार और परिवार, ये तीनों की सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं है। सामान्य तौर पे जितने भी बच्चे जो चौराहे पे भीख मांग रहे हैं, ये सब अपने परिजनों के साथ में है, परिवार के लोग इनके साथ में रहते हैं। मौके के हिसाब से भीख मांगना, मौके के हिसाब से पेन बेचना, मौके के हिसाब से फूल पत्ती बेचना, क्योंकि सामान्य भारत का जो समाज है वो करुणाशील है, संवेदनशील है। वो कहता है कि थोड़ा पुण्य का काम हो जाएगा, बच्चों की मदद कर दो, तो उसका लाभ लेके वो एक आय कमाने वाला एक घर का प्रमुख माध्यम हो गया। तो एक पूरी कम्युनिटी समाज के अंदर ऐसी जो बच्चों के आधार पे, उनके आय के आधार पे अपना जीवन यापन करते हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने कई बार इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, शाम तक उसके परिवार के 50 लोग आ जाते हैं। कई सामाजिक संगठन है जो उनका मदद, जो एनजीओस है वो उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, भाई गरीब आदमी भीख मांग रहे थे। तो कानून तो बने हुए हैं, लेकिन जो विषय आयुष जी आपने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी ये कहता है कि 6 साल से 14 साल का जो बच्चा स्कूल में होना चाहिए। तो शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और समाज, इन सबको मिलकर करना पड़ेगा। परिवार के लोगों को यह एहसास कराना, क्योंकि वो देखता है परिवार का व्यक्ति कि जो बहुत पड़ गया उसके परिवार में, वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए महीना या दिन का नहीं कमा रहा, लेकिन ये बच्चा दिन भर में चौराहे पे भीख मांग के 400-500 रुपए कमा रहा है, तो उसको लगता है यही रास्ता ठीक है। लेकिन उसके कारण उस बच्चे का पूरा बचपना खत्म हो जा रहा है, उसको आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जा रही है, बच्चा गलत संगत में आ रहा है। इसलिए कानून, समाज और सोसाइटी, इन सबको लगना पड़ेगा और ये समस्या आसान नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी कम्युनिटी है जो जिनका परंपरागत काम ही पारिवारिक पुश्तैनी काम जो है वो भीख मांगना है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे जांजगीर कुछ जिला है, वह नट समुदाय के लोग, आप देखे होंगे कि रस्सी के ऊपर वो बच्चों को खिलाते हैं। तो इन परिवारों को समाज की योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से जोड़ना, इनका संवेदनीकरण करना, इनको जागरूक करना, ये इस समस्या का समाधान
होगा, कानून से नहीं होगा। कानून तो बहुत पहले के, जैसे कृपा शंकर जी ने बताया कि जुनाइल जस्टिस एक्ट 2015 भिक्षा मंगवाने को, भीख मंगवाने को अवैध घोषित किया हुआ है। इसके पहले भी कानून भिक्षावृत्ति को लेके था। तो ये जागरूकता का मामला है। और जैसे कि हर जिले में बाल कल्याण समिति है। दिक्कत क्या है, मैंने राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य रहते हुए महसूस किया है कि जो सामान्य तौर पर देश में बाल कल्याण समिति के लोग हैं, चाइल्ड लाइन के लोग हैं, उनका संवेदनीकरण कम है। चाइल्ड लाइन को तनख्वाह इस बात की सरकार देती है, लाखों रुपए उनको महीने का, कि वो ऐसे बच्चों का रेस्क्यू करे। उनको पता तक नहीं है कि क्या करना है। वैसी बाल कल्याण समिति की बड़ी संख्या ऐसी है जिनके लोगों को मालूम नहीं कि उनको करना क्या है। तो अब देखिए, इतनी बड़ी बात आपने बताई यशवंत जी, बताइए। इसीलिए तो मैं ये समझना चाह रहा था ना कि इसके पीछे का असल कारण यही है कि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे करें, इनको रेस्क्यू कैसे करें या इनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। और यहीं से जो समस्या है वो लगता है कि और बढ़ती हुई नजर आती, क्योंकि जिनको करना है एग्जीक्यूट वही नहीं समझ पा रहे हैं। रूपाली जी का मैं रुख करूंगा। रूपाली जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और साथ ही साथ अभी मुझे यह भी बताया गया कि आप ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती हैं या फिर उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। आपको रूपाली जी क्या नजर आता है, ये कारण क्या है इसके पीछे का? इतनी योजनाएं, इतना फंड, इतना बड़ा महकमा जो कि लगातार लगा हुआ है कि इनको हम लाएं, मुख्यधारा में हम लोग शामिल करें, लेकिन उसके बाद भी हमको वो रेड लाइट के ऊपर वही बच्चे, कोई फूल बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है, ये तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? रूपाली जी, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग जो भारत सरकार का है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक भिक्षावृत्ति मुक्त और पुनर्वास का अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग भारत के 10 शहर चयनित हुए थे। मध्य प्रदेश में इंदौर, उसमें भी एक चयनित शहर था जिसमें हम अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इससे समाज की मुख्य धारा से इन लोगों को जोड़ना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क नजर आता रहा है। उसका रीजन ये रहा है क्योंकि हर बार सोच ये बनी कि इसको सजा के प्रावधान में डाला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सजा के प्रावधान से ऊपर उठकर हमें इस अभियान को यदि क्रियान्वित करना है सही तरीके से, तो इनके पुनर्वास के बारे में ही सोचा जाना चाहिए। हम कई बार देखते हैं चौराहों पर अपने वाइपर लेकर गाड़ी के कांच के शीशे साफ करने के अंतर्गत, या फिर कपड़ा, गाड़ी का कपड़ा बेचने के लिए, या किसी भी तरह का सामान, पेन सामान बेचने के लिए बच्चे लगे रहते हैं चौराहे पर। उनमें 2 कैटेगरी है। एक वो जिनके पीछे कोई माफिया या गैंग है जो ये बच्चों से काम करवाती है, उनमें भी 1-2 कैटेगरी आती है जो कि अभी हमने रेस्क्यू के दौरान देखने में आया है कि या तो वो सिर्फ भीख मांगने, पैसा मांगने के लिए ही इस तरह का कार्य करते हैं, और दूसरे उस तरह के लोग होते हैं जो गाड़ियों में से कोई भी चीज या पर्स या मोबाइल बैग चुराने के लिए उस तरह की रेकी करते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनके माँ बाप उनसे भिक्षा मंगवाते हैं, या फिर असहाय अनाथ बच्चे हैं जिनके पास कोई और चारा नहीं है और वो भीख मांग के अपना गुजारा करना चाहते हैं। सबसे अच्छा तरीका, यदि हम इन सब समस्याओं पर निजात पाना चाहते हैं और भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका जो कारगर साबित हुआ है, हमने खुद ने भी इसका अनुभव भी किया है, एक्सपेरिमेंट भी किया है। लेकिन रूपाली जी, जब आप सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग ये समझना चाहेंगे इसमें अवेयरनेस क्या, क्योंकि जो भीख मांग रहा है वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे इस तरह से रेड लाइट के ऊपर जो अपना बचपन है वो गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। अवेयरनेस क्या हो, लोग कैसे इसको डील करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चाहते भी, उनको पता ही नहीं कि वो करें क्या, ऐसे बच्चों के लिए वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। रूपाली जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे? जी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा भारत सरकार ने जिस तरह से भिक्षुक मुक्त भारत बनाने के लिए सभी शहरों में जो एमपैनल की हुई एजेंसीज हैं, नगर निगम के माध्यम से और कहीं सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए जा रहे हैं, जिसमें हमको लगता है कि धर्म गुरु के साथ साथ व्यापारिक जो संगठन है, उसके अलावा व्यावसायिक संगठन और जन भागीदारी सबसे बड़ा एक मुद्दा हो सकता है। जैसे नो भिक्षा, यानी भिक्षा न दें और सीख दें कि इनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। लोगों को जागरूक हमें ये करना पड़ेगा कि आपकी भीख देना
हो सकता है कि आपकी मानवीयता और संवेदना का आधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी अपराध को बढ़ावा दे रही है। तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा और ऐसे एक व्यवसाय प्रतिष्ठान बनाने चाहिए। जैसे नगर निगम इंदौर ने तो यहाँ पर एक पुनर्वास केंद्र बनाया हुआ है, भिक्षुक पुनर्वास केंद्र, जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो भी अगर आपको कोई भीख देना है, कोई दान देना है, धर्म के आधार पर दान देना है, वो केंद्र पर दीजिए। और केंद्र की टीम लगातार रेस्क्यू करके, परामर्श करके इनको भिक्षावृत्ति से मुक्त कर रही है, जिसमें काफी अच्छे हमारे प्रयास साकार हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं और काफी हद तक हम लोगों ने मानसिक। चलिए ठीक है। नहीं रूपाली जी, आप इसी तरह से और भी लोगों के साथ जो इस तरह से आपका जो आप जो काम कर रही हैं सामाजिक संस्था के तौर से, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो ये समस्या थोड़ा और कम होती हुई दिखेगी। लेकिन कृपा शंकर जी, बहुत सारी चीजों में या बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि जिन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, ले जाते हैं और कोशिश ये होती है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, फिर पता चलता है 10 दिन के बाद वो हमको वहीं रेड लाइट पर या फिर वो उसी काम में दोबारा से संलिप्त होता हुआ नजर आता है। ये जो बीच की कड़ी होती है, ये जो पीरियड होता है कि एक ने एफर्ट किया लेकिन दूसरा फिर वही काम कर रहा है, इसको कैसे डील किया जाए? क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण आपको नजर आता है? आयुष जी, जो रूपाली जी ने बात करी, इसमें दो स्तर की चीजें होती हैं। एक तो वे बच्चे जिनका परिवार किसी वजह से हो सकता है बहुत गरीब हो, उसके पास और कोई चारा ही नहीं हो, और दूसरा एक जो प्लान्ड वे में तरीके से जो गिरोह काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2 साल पहले भोपाल में हमने एक रेस्क्यू की कार्रवाई करी थी। लगभग 70 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। उसमें 14 परिवार शामिल थे जो अलग अलग जगहों से आए हुए थे। दूसरे दिन जब वो मामला न्यायालय में गया और न्यायालय ने उनपे हर बच्चे के लिए 50,000 रुपए की पेनल्टी रखी थी। तीसरे दिन वो परिवार हर बच्चे के हिसाब से 50-50 हजार रुपए की जमानत भर के उन बच्चों को न्यायालय से छुड़ा ले गया। तो इस तरह का एक प्लान्ड वे में जो गैंग काम कर रहा है, उनके पास कितने बड़े रिसोर्सेस हैं जो इन बच्चों पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक कमाई का जरिया है उनके लिए। अब दूसरी बात, जो वे बच्चे जो वास्तव में जिनके परिवार की जरूरत है, उनको शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। कृपा शंकर जी, मेरे पास समय नहीं तो इस चर्चा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता। फिलहाल के लिए आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला और आज इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपको भी इस तरह से कहीं कोई बच्चा नजर आता है तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आप तुरंत संपर्क करके इन बच्चों का बचपन कम से कम आप उनको लौटा सकते हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।